हेलो स्टूडेंट्स, आईटी ब्रेन में आप सभी का स्वागत। एक बार फिर से 2023 में एडवांस से पहले 45 डे का एक कोर्स हमने चलाया था, तो बच्चों को उससे जो बेनिफिट हुआ उसको ध्यान में रखते हुए अब इस साल हम मेंस को कवर करने के लिए 1 नवंबर से यानी आज से एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस बार कोर्स का थीम थोड़ा डिफरेंट है। इस बार हम 11th और 12th के बच्चों को भी इस कोर्स में इंक्लूड करेंगे, इसीलिए बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स तक उसको ले, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी लेवल के जो स्टूडेंट हैं, जो स्कूल की पढ़ाई बस करते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं सोचता हूँ जिस हिसाब से मैंने इसे डिजाइन किया है, ये उन लोगों के लिए भी यूजफुल होगा और मेंस और एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए तो टारगेट करके इसको बनाया ही जा रहा है, तो उनके लिए तो ये यूजफुल होगा। तो आज पहली क्लास में एक थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं आप लोगों को। पूरे सिलेबस को 32 चैप्टर्स में ब्रेक कर दिया है मैंने, बिल्कुल एनसीईआरटी को बेस मान करके सब कुछ किया है। यानी एनसीईआरटी जिस ऑर्डर को फॉलो करती है उसी ऑर्डर को फॉलो किया है। कुछ चैप्टर नए पैटर्न में एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन हम उनको शामिल रखेंगे कुछ बातों पर डिस्कशन के लिए। अगर वो कॉम्पिटेटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट है तो उन्हें भी मैंने शामिल रखा है, अभी इतनी जल्दी उनको हटाया नहीं है करिकुलम से। तो 32 पार्ट में पूरा ब्रेक हुआ है सिलेबस, जिसमें 11th और 12th की कंप्लीट मैथ्स कवर। सारे चैप्टर्स 11th और 12th के एडजस्ट किए गए हैं इस तरह कि कोई भी टॉपिक जब शुरू हो तो उससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड टॉपिक पहले निपट। तो उसके लिए मैंने 11th के कुछ टॉपिक, देन 12th का, फिर 11th के, फिर 12th का, ऐसे जंबलिंग करके बनाया है सिस्टम को। 11th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बेसिक लेवल से शुरू होगा तो यूजफुल होना चाहिए मेरे हिसाब से, और 12th के बच्चे तो खैर 11th और 12th दोनों का ही पढ़ेंगे, तभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अच्छा पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक मैंने 4 टॉपिक की लिस्ट कम्युनिटी पोस्ट पे आपको दी थी। जितने भी चैनल हैं जिसमें ये वीडियो चल रहा है अभी लाइव में, उन सभी में मैंने इसको भेजा था कम्युनिटी पोस्ट में कि सबसे पहला टॉपिक क्या होगा और उसके अगले 3 टॉपिक क्या। तो 4 टॉपिक की लिस्ट आप तक आ चुकी है। बहुत जल्द उन सारे टॉपिकों की लिस्ट आपको दे देंगे। जो मैं 32 बोल रहा हूं उनकी पूरी एक चेन जो मैंने बनाई है वो भी आप तक पहुंचा देंगे। तो फिलहाल आप 4 टॉपिकों के ऑर्डर को देख चुके होंगे, आप देख लें उसे। तो क्वेरी का ज्यादा बेहतर तरीका है कि YouTube चैनल पे आप पोस्ट करें उसको, वहां में डेली। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आज की क्लास को भी यूजफुल बनाना जरूरी है। एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं इसमें एक तरफ एनसीईआरटी का बुक खुला हुआ है। वो इसीलिए खोला है ताकि एनसीईआरटी की बुक में जो बेसिक प्रॉब्लम्स बीच बीच में आती हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। अब अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं जब ये डिस्कशन करूंगा तो डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चन जो मुझे पढ़ाते समय रिक्वायर्ड होंगे वो मैं उठाऊंगा मिड एक्सरसाइज से भी, और फाइनल एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। अगर मेरे कराए हुए क्वेश्चंस के अलावा किसी अदर क्वेश्चन पर भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे बताएंगे। उस क्वेश्चन का नंबर भी आप मुझे यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब में पोस्ट कर दें, एक मैसेज डाल दें कि भाई सर ये वाला क्वेश्चन जो आपने डिस्कस नहीं किया इस पर भी एक डिस्कशन कर दीजिए। तो मैं आपको या तो इंस्टेंटली वहीं पर जवाब दे दूंगा, या फिर जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा तो पहले उस क्वेश्चन को लाऊंगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस आगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगा एक बार उसको भी समझ लें। स्क्रीन आपके सामने है। सबसे पहले एनसीईआरटी के चैप्टर पे एक डिस्कशन करने के बाद उसकी मिड एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस उठा के हम क्वेरी करेंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे साथ में। देन फाइनल एक्सरसाइज करने के बाद कुछ और टॉपिक ऐड ऑन करेंगे जो एनसीईआरटी के अलावा हैं लेकिन कंपटीशन में जिनकी इंपॉर्टेंस है। देन एक क्विक रिकैप करके फॉर्मूला लिस्ट बनाकर फिर हम जाएंगे एग्जाम्पलर की तरफ। एग्जाम्पलर के बाद हम मेंस के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। मेंस के भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस तो मैं यही कराऊंगा, बाकी आपको सीट में पूरी भेजूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे भी भेजता हूं मैं, और व्हाट्सएप पे भी मेरा चैनल है, अपना पेज है, तो उस पर भी सेंड करूं। तो उसके लिंक आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे, तो वहां से आप उस लिंक को देख लें और वहां से जितने भी पीडीएफ आपको मिलते हैं आप सब उठा सकते हैं। जो मैं पढ़ाऊंगा उस पेपर को भी, ये पूरी जो पीडीएफ है इसको भी वहीं पर सेंड, तो वो भी आपको मिल जाएगा। देन मेंस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चंस तक एक पूरी डिस्कशन होगी, एनसीईआरटी लेवल से लेकर आईआईटी जेई लेवल तक। पूरा कोर्स का नाम अगर डिफाइन किया जाता तो एनसीईआरटी टू आईआईटी जेई सुटेबल होता इस प्रकार के प्रोग्राम, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक आपके लिए सेट्स रखा हुआ है। ये एनसीईआरटी 11th का पहला, क्योंकि कंपटीशन में भी ये टॉपिक कंसीडर्ड है तो इस पर हमको पूरे स्टेजेस पे जाना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन सेट थ्योरी पर मेंस और एडवांस में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 0 लेवल डिफाइन किया है मैंने एनसीईआरटी के टॉपिक्स पर एक स्टडी। सिंपल टॉपिक है, फिर भी एक बार उन बच्चों के लिए जो 11th के बिगनर्स हैं, एक
प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन करूंगा चीजों का। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपल देखिए, सबसे पहले एक स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि सेट हम कह किसको। अच्छा, बिल्कुल क्लियर है, सेट बहुत सारे एलिमेंट का कलेक्शन है। अब बात उठती है कि ये कलेक्शन जब आप बनाते हैं तो उसमें क्राइटेरिया क्या है ना, क्राइटेरिया क्या है। तो सिंपल सी बात है, मैं एक सेट बनाते समय मान लीजिए उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 लिख देता हूं। अब ये मैंने एक सेट बनाया, तो सिंपल सी बात है, जो मैंने सेट बनाया इसमें मैंने जो एलिमेंट लिखे वो नंबर्स हैं 1 to 7। तो मैंने इसको डिफाइन किया कि भाई 1 to 7 जो भी नंबर थे वो मैंने पिक कर लिए ब्रैकेट में, ये एक सेट है। यानी आपने जो कलेक्शन बनाया उसको आप डिफाइन कर पाए। आपने बताया कि 1 to 7 नंबर लिए गए हैं। अगर इसको ऐसे कहा जाए कि x एक एलिमेंट है, तो हम ये समझा पाएंगे सामने वाले को कि x की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक है और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब क्योंकि अपनी बोली गई बात को मैं जस्टिफाई कर पा रहा, तो मैं कहूंगा कि ये एक सेट। यानी सेट क्या है? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन है एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले कि स्टूडेंट को सेट क्या है ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, सेट एलिमेंट का कलेक्शन है। इसमें एक बात और जोड़ें, कई बार सेट को डिफाइन करते समय ऐसे स्टेटमेंट भी आ जाते हैं जिनको हम ये मान सकते हैं कि वो परसेप्शन पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं कि x इज अ गुड क्रिकेटर। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये भी एक सेट की तरह मैंने डिफाइन करने की कोशिश, लेकिन जब हम एक्स इज ए गुड क्रिकेटर बोलेंगे तो अब यहाँ पर यह सवाल उठेगा कि गुड तो फिर अब क्राइटेरिया, जैसे मेरे लिए हो सकता है कि मैं किसी क्रिकेटर को गुड की लिस्ट में शामिल करूं और किसी को ना करूं। तो जब आप इस तरीके के वर्ड डिफाइन करते हैं कि ये क्रिकेटर अच्छा है, या आप ये बोल देते हैं कि भाई मैंने एक सेट बनाया है जिसमें मैंने लंबे लंबे ज्यादा हाइट वाले लोगों को शामिल किया है या कम हाइट वाले लोगों को शामिल किया है ना, या बेस्ट पोएट्स की लिस्ट मैंने बनाई है, तो ये सभी सेट के अंदर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। रीजन क्या है कि जब आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उस डेफिनेशन को जो आपने दी है, तो वो लोगों के परसेप्शन पर डिपेंड कर। तो बस जब आप डेफिनेशन लिखें सेट की, तो ये बात ध्यान रखें कि सेट की डेफिनेशन में जब आप एलिमेंट पिक करें तो वो वेल डिफाइंड होने, वो अलग अलग पर्सन के परसेप्शन पर डिपेंड नहीं करता। अगर किसी डेफिनेशन को एक बंदा कुछ और समझता है और दूसरे के लिए उसका मीनिंग कुछ और है, जैसे अगर मैं लिखूं कि 10 बेस्ट पोएट्स इन द वर्ल्ड, अब मुझसे कहा गया 10 की लिस्ट आप बनाइए और मेरे दोस्त से कहा गया 10 की लिस्ट आप बनाइए, तो हो सकता है दोनों की लिस्ट अलग अलग बने। यानी कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन के अपने मतलब सोचने पर डिपेंड कर रहा है कि भाई किन लोगों को शामिल किया जाए। तो ऐसे केस में हम उसे सेट नहीं, तो सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। बोलने का यही मतलब है कि उसमें आने वाले एलिमेंट की डेफिनेशन बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर आप एलिमेंट आप कैसे भी रखें। जैसे एग्जांपल के लिए क्रिकेटर शब्द मैंने यहाँ पर लिखा। अब इस क्रिकेटर वर्ड में जो लेटर्स आ रहे हैं, एक बार उनकी लिस्ट यहाँ पर बनाइए, तो ये बनेगी CRIKETR। आर तो पहले आ चुका है इतना। अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई। आप गौर करें कि इस लिस्ट में सारे वॉवेल्स और कंसोनेंट माने सारे अल्फाबेट नहीं है, कुछ गिनती के 6 अल्फाबेट इसमें आ रहे हैं। फिर भी अगर कोई पूछेगा कि सर क्या ये सेट है, तो मैं बोलूंगा हाँ ये सेट है। और जब मुझसे पूछा जाएगा कि सर डिफाइन करके दिखाइए, तो मैं बोलूंगा X: X is a letter from the word cricket। यानी कि क्योंकि मैं अपनी बोली गई बात को एक डेफिनेशन में बांध पा रहा हूं, तो फिर आप मानेंगे कि ये एक सेट है। तो सेट वो है जिसके एलिमेंट को आप डिफाइन कर पाए। अगर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं या वो परसेप्शन बेस्ड हो जा रहा है, तो फिर वो सेट नहीं। तो गुड होना, लॉन्ग होना, शॉर्ट होना, ये सब वर्ड यूज करके सेट नहीं, ठीक है ना। तो सेट इस तरह का होना चाहिए जिसके एलिमेंट को समझाया। एक तो ये जनरल बात हो गई। तो कोई भी स्टूडेंट जब इस चैप्टर को पढ़ेगा तो सबसे पहले उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि सेट की डेफिनेशन क्या है, देन उसके रिप्रेजेंट करने के तरीके पे आते हैं। देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के यार दो तरीके हैं, सिर्फ दो तरीकों से हम सेट को लिखते हैं, और मैंने इस एग्जाम्पल में दोनों तरीके इस्तेमाल कर। अगर आप एक सेट को लिखते समय एलिमेंट्स को बस एक ब्रैकेट में रख देते हैं, तो इस मेथड को आप कह सकते हैं एक प्रकार से टेबुलर फॉर्म। क्या आपने बस टेबल बना दी और लोगों से कहा कि भाई ये सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में हम बस एक ब्रैकेट में सारे लेटर्स लिख देते हैं और कोई मतलब उसके साथ डेफिनेशन जोड़ने की कोशिश। जैसे आपने एक वीक के 7 डे ब्रैकेट में लिख दिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये एक सेट। तो ये टेबुलर फॉर्म हो गया प्रेजेंट कर, ठीक है ना। दूसरा जो तरीका है लिखने का सेट को, वो है आपका सेट बिल्डर मेथड। तो ये दोनों मेथड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनके नाम, है ना। तो आप सबसे पहले तो सेट की डेफिनेशन माइंड में सेट करें, देन
उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, पहला है आपका टेबुलर फॉर्म और दूसरा है आपका फॉर्मूला मेथड। लिख देता हूं इसको शॉर्टकट में। फॉर्मूला मेथड मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, आप अपनी बात को ऐसे रैंडम एलिमेंट्स के रूप में न लिख के एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में लिख देते हैं, एक फॉर्मूला टाइप बना देते हैं। जैसे आपने लिखा x इज लाइंग फ्रॉम 1 to 7। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें, इसमें आपने लिखा x इज लाइंग फ्रॉम 1 to 7 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। तो ये जो आपने x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लाइंग फ्रॉम 1 to 7 लिखा, तो इस वे में मैथमेटिकली आपने वही लिखा जो ऊपर, यानी ये वाला एग्जांपल जो पहले आपने दिया और ये वाला एग्जाम्पल सेम है। ये दोनों एग्जाम्पल सेम है, लेकिन दोनों के लिखने तरीके में अंतर है। एक में आपने एलिमेंट प्रेजेंट की और एक में आपने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना, अपनी बात को एक फॉर्मूले के स्टाइल में आपने। तो पहले को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म और दूसरे को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फॉर्मूला मेथड बोल सकते हो इसको। तो दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और सेट की डेफिनेशन में केवल डिफाइन प्रॉपर्ली करने का रूल है। अगर प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है तो उसको सेट में। चलिए, ये तो पहला टॉपिक हो गया। ये जो टॉपिकों की लिस्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, मैंने इस हिसाब से लिखी है ताकि मैं ये जान जाऊं कि अब एक मिड एक्सरसाइज आनी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो सेट चैप्टर में रखी है एनसीईआरटी ने, बस वो इतनी थीम पर रखी है जिसमें एक स्टूडेंट को पहले सेट की डेफिनेशन सीख लेनी है और डेफिनेशन सीखने के बाद उसको प्रेजेंट करने के तरीके से। प्रेजेंट करने के दो तरीके आप समझ गए हैं, एक है आपका फॉर्मूला मेथड जिसमें आप एक फॉर्मूला लिख के प्रेजेंट करेंगे, एक है आपका टेबुलर मेथड जिसमें आप टेबल बना के प्रेजेंट। एक बार मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूं इस बात को। जैसे मान ले आपने लिख दिया एक ब्रैकेट के अंदर आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे लिख दिया। अब ये 7 डे के नाम आपने लिख दिए, ये आपका फॉर्मूला, ये आपका हो गया टेबुलर मेथड। आपने सारे एलिमेंट एक एक करके लिख। फॉर्मूला मेथड से आप अगर इसी बात को लिखते तो आप ऐसे लिखते x इज अ डे ऑफ वीक। यानी अब आपने सारे एलिमेंट को दिखाने की कोशिश नहीं की, आपने बस क्या किया, एक ऐसा फॉर्मूला लिख दिया जिससे लोग समझ जाएं कि आप सेट में किनको। तो आपने लिख दिया x इज अ डे ऑफ। तो एक में आपने सातों नाम लिखे, डे, सारे डे प्रेजेंट किए। एक में आपने डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया लोगों को, कहा भाई इस फॉर्मूले के हिसाब से काम कर। दोनों एक ही हैं, लेकिन एक फॉर्मूला मेथड है और एक टेबल। तो दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट को वेल डिफाइंड एलिमेंट्स की मदद से बनाया जाता है। ये दो बातें आपको याद, ठीक है ना। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज आ रही है, जरा सा ध्यान दें, स्क्रीन पे बने रहें। फिर आएगा दूसरा टॉपिक, वो मैंने इसीलिए, देखिए आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन में पहले एक टॉपिक आया, फिर यहाँ पर पन्ने ब्लैंक, फिर दूसरा टॉपिक। तो वो मिड एक्सरसाइज को कवर करने के लिए, ताकि कोई चीज भी मुझसे छूटे नहीं। चलिए 1.1 एक्सरसाइज आपके सामने खुली है। मैंने कुछ खास क्वेश्चंस में टिक भी किए हैं जो कि टॉपिक के इंपोर्टेंस को आप तक पहुंचा सकते हैं। कम से कम एग्जाम्पल में आप तक पूरे चैप्टर का निचोड़ पहुंच जाए, ये कोशिश। अब वो कितनी सक्सेसफुल कोशिश है वो तो जब आप लोग इसमें जुड़े रहेंगे और कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे उससे ही पता लगेगा। तो आइए एक्सरसाइज 1.1, अगर स्क्रीन पर कुछ लिखने की जरूरत पड़ी तो लिखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा इसके लिए। वैसे तो आप लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं कुछ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई। और सबसे पहला एग्जांपल दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। लेटर से बिगिनिंग होने वाले ईयर के जितने भी मंथ होते हैं, अगर उनका कलेक्शन किया जाए तो क्या आप इसे सेट मानते हैं? यस, तो हम इसे सेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वैसा बोलेंगे कि जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ्स को एक ब्रैकेट में लीजिए, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं। आप समझ सकते हैं कि इस वर्ल्ड का कोई भी आदमी जब ये क्वेश्चन सुनेगा तो वो उन्हीं मंथ का नाम लिखेगा जैसा किसी दूसरे ने लिखा। तो जिस क्वेश्चन के आंसर में सबका व्यू एक सा है वो तो पहला मेरे हिसाब से सेट है ना। दूसरा में आइए, ऐसे ही क्वेश्चन सारे आप करेंगे, ठीक है। तो इंटरेक्टिव में बस आपको आइडिया दूंगा कैसे करना है, आप वैसे करते जाएं। सेकंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। लो, ये बिल्कुल वही चीज जो मैं चाहता था, शुरू के दो एग्जांपल, तभी मैंने शायद इनमें टिक किया है। दूसरा एग्जांपल बोलता है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर साहब, ये तो आपके लिए अलग है और मेरे लिए अलग है। ये सेट नहीं है। सेट होने के लिए ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगी जिसमें दो अलग अलग लोगों का आउटकम अलग अलग आए। दो लोगों की राय अगर अलग अलग आ रही है किसी क्वेश्चन के आंसर में, तो फिर वो सेट के एग्जाम्पल में सुटेबल नहीं। तो पहला सेट का एग्जाम्पल है, लेकिन दूसरा सेट का सही एग्जाम्पल नहीं। सेकंड क्वेश्चन में आइए, लेट ए इज 1 2 3 4 5 6
इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक। अब ये क्वेश्चन मैंने टिक इसलिए किया ताकि इस पर भी चर्चा हो जाए। ए में 1 2 3 4 5 6 है। अब सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है 5 और बगल में ए लिखा हुआ है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। मैं इसका नंबर बदल देता हूं, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। बिलोंग और नॉट बिलोंग की कंडीशन पे आते हैं जरा सा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ए इज द सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक। पहला पार्ट दिया है 5 और ए। अब यहां पर आपको ये तो बिलोंग्स लिखना है या डज नॉट बिलोंग्स लिख, तो समझने की कोशिश करें। जो सेट ए आपको दिया है उसके एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि 5 बिलोंग्स टू, सो आप लिखेंगे 5 बिलोंग। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। इसका दूसरा जो मैंने रेड टिक किया वो भी आप कर सकते हैं। उसमें लिखा है 8 और ए, तो हम जानते हैं डज नॉट बिलोंग टू ए होगा, क्योंकि ए जो गिवन है उसमें 8 नहीं है। ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आइए, बढ़ते रहते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, देखें। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर। रोस्टर फॉर्म ये वही है जिसको मैंने बोला था आपका टेबुलर। टेबुलर फॉर्म जिसे मैं बोल रहा हूँ वो रोस्टर है, और जिसे मैं सेट बिल्डर या फॉर्मूला मेथड बोल रहा हूँ वो दोनों ही। तो फॉर्मूला मेथड बोले या सेट बिल्डर मेथड बोले एक ही चीज है। टेबुलर मेथड बोले या रोस्टर बोले एक। तो क्या है थर्ड क्वेश्चन, देखें। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। पहला पार्ट क्या दिया है, ए इज अ सेट, कैसे पढ़ेंगे वो भी समझे। ए इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एक्स सच दैट एक्स इज an integer, x is an integer and -3 is less than x equal to also and is less than 7। देखिए इस तरह से प्रेजेंट किया, ध्यान से देखिएगा। थर्ड का पहला पार्ट, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। a is a set containing x, x is an integer and -3 से बड़ा है x से बड़ा है 7। यानी आपको इसको दोबारा टेबुलर फॉर्म में करना। अब कैसे करेंगे, देखिए जो आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये जिस वे में लिखा गया है थर्ड का ए पार्ट, ये आपका सेट बिल्डर में आपने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर। अब राइटर चाहता है इसको हम दोबारा रोस्टर में कन्वर्ट कर दें। तो ए में है x, x इज एन इंटीजर फ्रॉम -3 to 7। तो बताइए -3 to 7 में क्या क्या इंटीजर आएंगे। एक तो -3 क्योंकि इक्वल का साइन भी है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लूंगा क्योंकि 7 पे इक्वल का साइन नहीं। तो इस तरह से आपने उस फॉर्मूले को बदल करके उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट चेंज करके एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट वाले फॉर्मेट में, इस तरह से थर्ड का पहला होगा। सेकंड भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं थर्ड का, देखें जल्दी से। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके सब कुछ किया जा सकेगा, यही मैं भी एग्जामिन करना चाहता हूं कि भाई क्विक पैटर्न में थोड़ा 19-20 हो सकता है, चलेगा, लेकिन हर चैप्टर पे डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि जो 11th-12th स्कूल लेवल पे पढ़ते उन बच्चों को भी बेनिफिट मिले इस डिस्कशन का। थर्ड का सेकंड पार्ट, बी इज अ सेट कंटेनिंग एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यानी कि आपको बी के रूप में एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें 6 से लेस नेचुरल नंबर लिखे जाए। अब हमको पता है 1 2 3 4 5 ही ऐसे नंबर हैं जो 6 से लेस भी हैं और नेचुरल भी। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। ऐसे ही और पार्ट भी आप करें, ध्यान से स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ना, ठीक है ना। उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने के बाद ये जज करने की कोशिश करना कि भाई कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। बस आपका सेट तैयार। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब उल्टा सवाल ऊपर वाले का, अब इस बार नंबर्स दे दिए और आपसे कहा सेट बिल्डर में आप लिख के बताइए, है ना। तो पहला क्या है, देखें फोर्थ के फर्स्ट में मैंने टिक किया 3 6 9 12। 3 6 9 12 यानी 3 की टेबल में पहले 4 नंबर। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वन ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। ऐसे ही लिख देता हूं। ये कोई और अलग तरीके से भी लिख सकता है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो सेट बिल्डर मेथड होता है ये सोच आधारित है, कोई कैसे भी लिख सकता है, जिसको जैसा सुटेबल लगे वैसा लिख दी। तो ए इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वन ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। ऑफ 3 भी लिखना था, मैंने वो नहीं लिखा, उसको पूरा कर देता हूं, ऑफ 3। अब इसी बात को कोई ऐसे भी लिख सकता था, ए इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू कितना था, एक्स इक्वल टू 3, हाँ 3n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू 1 to 4 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आप ऐसा बोलते तो भी चल जाता कि n एक नेचुरल नंबर है, 1 से 4 के बीच में है और x 3n के बराबर। तो इस वे में जो आप लिखेंगे वो भी वैलिड। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं, 1 4 9 एंड 100। साफ देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन है 1 4 9 एंड डैश 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 100। इट मींस हम देख पा रहे हैं कि इस सेट में स्क्वायर्स हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो हम कैसे इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये होगा x कोलन x इज स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 11। लेस देन 11 लिख देंगे तो लेस देन इन इक्वल टू नहीं लिखना पड़ेगा,
तो 11 से लेस नेचुरल नंबर में 10, 9, 8, 7 से 1 तक सब आ गए, उनका स्क्वायर ही है। तो x कोलन x इज अ स्क्वायर, x इज स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 11। तो इस तरह से तो जब आप सेट बिल्डर मेथड बनाते हैं तो भाई आपको कोई ऐसी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी जो सुटेबल हो क्वेश्चन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, एक पेज यहाँ पर और इंसर्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट रुके। हाँ चलिए, तो ये हो गया लेस देन 11। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखें, बढ़ते जाइए आगे। फोर्थ हमने कर लिया है, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ में देख पा रहे होंगे आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कंटेन्स एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ए एक्स कोलन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा सेट बनेगा जिसको हमको डैश डैश करके रिप्रेजेंट करना पड़े, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसमें अनलिमिटेड एलिमेंट होंगे। तो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। फिफ्थ का पहला पार्ट क्या कहा है, x कोलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर है तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डैश डैश, ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो आप डैश करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेट में एलिमेंट की संख्या अनकाउंटेबल है तो आप उसे डैश करके प्रेजेंट करें। ऐसा ही हमको फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में करना पड़ा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, और सेट का नाम है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक एग्जाम्पल और उठाते हैं इसी का, फिफ्थ में कुछ खास होगा इसलिए मैंने टिक किया है। E is a set containing all A. X is a month of a year not having 31 day. तो अब जब आप इस सेट को लिखेंगे तो आप ऐसे मंथ के नाम लिखेंगे जिसमें 31 डे नहीं। तो सिंपल है, ऐसे मंथ को पिक करें जो 31 डे वाले नहीं होते हैं और उनकी लिस्ट यहाँ पर बना। मैं तो ये अंगुलियों वाले कैलकुलेशन से कर लेता हूँ, आप लोग भी इस तरह से करते होंगे। जनवरी में 31 डे होते हैं तो फरवरी का नाम इसमें आना चाहिए, मार्च छोड़ के अप्रैल, फिर मई छोड़ के जून, जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर और फिर नवंबर। तो ये वो मंथ है जिनमें 31 डे नहीं होते हैं, बाकी मंथ में 31। सिक्स का थर्ड पार्ट है MATHEICS। तो ये क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि राइट में जितने भी सेट लिखे हैं उनमें केवल डी ही ऐसा है जो इससे मैच कर सकता है। अब डी क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। डी लिखा हुआ है एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, और साफ दिखाई दे रहा है कि ये जितने भी लेटर लिखे हैं MATHE MATICS, ये सारे वर्ड मैथमेटिक्स से ही लिए गए हैं सारे लेटर। तो थर्ड का सही मैच डी। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ का सही मैच आप ढूंढ करके मिलाने की कोशिश। तो एक सिंपल एक्सरसाइज के रूप में थी एक्सरसाइज 1.1। तो जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई करते हैं, ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, उनको इसके सभी क्वेश्चंस करने चाहिए। बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, केवल हमको सेट की डेफिनेशन को समझना है, कब किसी एक्सप्रेशन को सेट बोला जाए और कब किसी स्टेटमेंट को सेट ना बोला जाए, आप पहले ये समझें। इसके बाद आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 तरीके हैं, उनको समझें, बस ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये इतने थीम पर ही एक्सरसाइज थी। अगली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अगला है एम्प्टी सेट। अगला टॉपिक है एम्प्टी सेट, यहीं से आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस टॉपिक में मैंने टाइप्स ऑफ सेट लिखा है, इसका मतलब एम्प्टी सेट ही नहीं, हम सभी प्रकार के सेट पर एक जनरल डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर। तो एम्प्टी सेट के अलावा जितने और भी सेट होते हैं उन सब पे एक चर्चा बना लेते हैं क्विकली, देन उसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज। ये जो मैंने लेफ्ट में लिखा हुआ है टॉपिक, जो राइट में मैंने टॉपिक पेन से लिखा है टाइप्स ऑफ सेट, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये मालूम रहे कि अब अगली एक्सरसाइज से पहले मुझे रुकना है। नहीं तो होगा क्या कि मैं अगर रैंडमली सेट पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाने के बाद मुझे रुकने की आदत है। जब मैं अपनी क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो वहां कंप्लीट करने के बाद ही रुकता हूँ, फिर उसके बाद ढूंढता हूँ कि अब कौन सी एक्सरसाइज जिससे मैच करे। अब वो आप लोगों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, इसीलिए मैं पहले से ही टॉपिक प्री प्लान किया हुआ हूँ कि भाई टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाने के बाद दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच्चे लगा पाए। तो मैं इस टॉपिक पर एक हल्की सी ब्रीफिंग देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए, तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हमने सेट की डेफिनेशन सीखी, उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके देखे। अब टाइप क्या है सेट का, समझिए। टाइप सेट का मतलब है कितने प्रकार का हो सकता है सेट, कैसे कैसे सेट हो सकता है। सबसे पहला केस मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो हमारे इस टॉपिक में आ रहा है, एम्प्टी सेट से ही शुरू करते हैं। ये एम्प्टी सेट किसे कहते हैं समझे। मान लीजिए मैं एक सेट लिखूं जिसमें मैंने स्टेटमेंट दिया है x कोलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 एंड x is less than 4। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया है, इस स्टेटमेंट के बेस पे आप सेट के एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश। मैंने लिखा है x कोलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज मोर देन 5 बट लेस देन, यानी ऐसे एलिमेंट को पिक करना है जो 5 से तो बड़े हो लेकिन 4 से छोटे। तो साहब ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं जो 5 से बड़ा हो लेकिन 4 से छोटा हो। तो जब कभी ऐसे सेट की बात चलती है तो हमको अपना ब्रैकेट खाली छोड़ना पड़ता है, या एक सिंबल है 5 उसे बना के काम। तो ये तो आप या तो 5 बना दे या फिर आप ब्रैकेट को खाली, इन दोनों तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो एम्प्टी सेट वो सेट है जिसमें एलिमेंट नहीं हो। अगर मैं कहूं कि एक वीक में वो दिन कौन सा है
जो बुधवार के बाद आता है, वेडनेसडे के बाद आता है। बुधवार को वेडनेसडे हिंदी में बुधवार कहते हैं, तो वेडनेसडे के बाद आता है लेकिन वेडनेसडे के बाद आता है और ट्यूसडे से पहले, वेडनेसडे के बाद और ट्यूसडे से पहले। तो वेडनेसडे के बाद, या ऐसा बोल देते हैं कि एक डे बताइए वीक का जो ट्यूसडे के बाद आए और वेडनेसडे से पहले आए, ट्यूसडे के बाद और वेडनेसडे से पहले। अब ऐसा कौन सा डे होगा जो ट्यूसडे और वेडनेसडे के बीच में है? तो हमें मालूम है ऐसा कोई डे नहीं। तो इस केस में जब कोई डिफाइन करने की कोशिश करेगा तो भाई सेट को हमको खाली छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हम डिफाइन कर देते कि भाई वो एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट वो है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है ना। एम्प्टी सेट के बाद दूसरे सेट की तरफ आते हैं। एम्प्टी सेट के बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में जरा देते। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट काउंटेबल, जैसे अभी हमने वीक के डेज का एक सेट बनाया था, वो काउंटेबल सेट है, वो फाइनाइट। लेकिन अगर मैं एक सेट लिखूं x:x इज अ नेचुरल नंबर, तो भाई साहब इसकी गिनती नहीं है। अब नेचुरल नंबर तो अनलिमिटेड है, तो अगर कभी ऐसा सेट हम लिखेंगे तो ये कहलाएगा ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल माना जाएगा। जबकि अगर मैं एक सेट ऐसा लिखूं जिसमें मैं गिनती के एलिमेंट लिखूं, बस मैं 1 2 3 4 5 लिख के छोड़ दूं, ये फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट। अब बात उठती, बच्चा ये पूछ सकता है कि सर 5 तक लिख के आप रुक गए, तो जब आपकी मर्जी होती है आप रुक जाते हो। तो भाई अगर मैं 5 तक रुका हूं तो फिर मैं उसके लिए कोई रूल बना दूंगा कि मैं 5 तक क्यों रुका। जैसे 1 2 3 4 5 बोलने के बाद मैं रुका, आपने पूछा सर ये क्या डेफिनेशन, किस रूल को फॉलो किया आपने कि भाई 5 तक रुक। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक क्लास में या एक किसी मैच में 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को इनाम दिया जा रहा था, तो मैंने जिस जिस रैंक के बच्चों को इनाम मिला उसका सेट, उनकी रैंकिंग का सेट, तो रैंकिंग का नाम है 1 2 3 4 5। लो डेफिनेशन दे दी मैं। अपनी बोली गई बात को अगर मैं डिफाइन कर दूं, मतलब एक कंक्लूजन निकाल दूं उसका कि भाई ये मैंने इस आधार पर बोला और वो सक्सेसफुली डिफाइन हो पाए, तो फिर हम उसको सेट, तो ये यहाँ पर फाइनाइट सेट माना जाएगा। लेकिन ऊपर जब लिखते हैं x इज ए नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, तो उस केस में फिर उसको इनफाइनाइट सेट, क्योंकि उसमें जितने नेचुरल नंबर है। तो एक है आपका एम्प्टी सेट, एक है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। एक सेट और यहाँ पर जोड़ेंगे, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है जरा समझे। सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें केवल एक है, अगर किसी सेट में केवल एक एलिमेंट होगा तो हम उसको सिंगलटन सेट। जैसे मान लो मैंने एक सेट बनाया जिसमें मैंने लिखा x:x belongs to natural number such that x is greater than 5 and less than 7। तो अब ध्यान दें कि 5 और 7 के बीच में अगर नेचुरल नंबर का टैग लगा तो 6 के अलावा किसी को मौका नहीं दे। तो ये सिंगल ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट डिफाइन किया जा सके, वो सिंगलटन सेट। तो ये आप इसको सिंगलटन सेट समझे। अगले सेट पे आते हैं। अगला सेट लेते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट नहीं है, ये दो सेट का कंपैरिजन है। मैं इक्वल सेट से लिख देता हूं। अब यहां से मैं कंपेरेबल सेट लिखना शुरू कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हम डिफाइन करते हैं वो सिंगल सेट थे। जैसे सिंगलटन सेट एक सेट होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उनमें एलिमेंट के नंबर्स कितने हैं उस आधार पर डिफाइन किया जाता है, और एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इक्वल सेट्स का मतलब दो सेट के कंपैरिजन। कब दो सेट इक्वल कहलाते हैं इस पे बात करें। मान लीजिए आपने एक सेट लिखा जिसमें आपने कुछ लेटर्स लिखे LER, एक सेट आपने ये बनाया, और एक दूसरा सेट आपने बनाया जिसमें आपने लिखा x:x इज अ लेटर ऑफ वर्ड लेटर, लेटर ऑफ वर्ड लेटर ऑफ वर्ड लेटर, ये लिख दिया आपने। तो आप गौर करें, ये जो पहला वाला है इसमें भी जो वर्ड लेटर आए हैं वो लेटर के ही लेटर, और दूसरे वाले में तो बोला ही गया कि लेटर वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उनको उठाइए, तो एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड लेटर। तो आप गौर करें, जब हम दूसरे वाले को कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में तो वो भी पहले जैसा ही बने। तो दो सेट चाहे लिखे अलग अलग तरीके से गए हो, लेकिन अगर उनमें आने वाले एलिमेंट बिल्कुल एक से हैं तो उनको इक्वल सेट। यहाँ पर एक डेफिनेशन इक्वल सेट के बगल में ही लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, ये भी ध्यान से यहाँ पर जोड़ें। इक्विवेलेंट सेट अलग चीज। इक्विवेलेंट सेट क्या है? जिसमें एलिमेंट बराबर होने चाहिए, इक्वल हो कोई जरूर। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सेट आपने लिखा 1 2 3 4 और एक दूसरा सेट आपने लिखा ABCD। अब ये दोनों जो है ये इक्वल सेट नहीं, ये इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन इक्वल सेट वो होते हैं जिनमें सारे एलिमेंट भी एक जैसे। तो एक है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट ये अपने बेसिक सेट है। एक यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पर मैं जोड़ता, लेकिन अभी चलिए छोड़िए उसको। यूनिवर्सल सेट को तब जोड़ेंगे जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, क्योंकि वहां पर उसकी नीड, जब हम यूनियन, इंटरसेक्शन और ये सब चीजें पढ़ेंगे तो वहां पर हम यूनिवर्सल सेट को जोड़ेंगे। फिलहाल इतने सेट जो बेसिक हैं इनके बारे में सीख करके अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, हम उस पर पूरा रिसर्च करके यहाँ काम शुरू कर रहे हैं। हमें मालूम है कि इस टॉपिक को कितना समय देना है, कितना समय देके कौन सा टॉपिक इंप्रूव किया जा सकता है। हमें फिलहाल टारगेट ये रखना है कि हम मेंस के क्वेश्चंस की डिस्कशन तक इस सेशन को कम से कम अप्रैल तक पूरा कर पाए। एडवांस पे डिस्कशन के लिए अप्रैल के बाद का समय है, जब एडवांस का पेपर आएगा तो उस पार्ट को फिर आगे बढ़। हमने थ्योरी पूरी पढ़ी होगी, मेंस के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करने तक हम जाएंगे। एडवांस के लिए फिर
एडवांस के एग्जाम से पहले ऐड ऑन कर लेंगे उन टॉपिक्स को जो एडवांस के क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। बाय।